कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द प्टिस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक बार फिर से आपकी मैथ की सीरीज में स्वागत करता हूँ। और आज की सीरीज दोस्तों कल तक के हमने 13 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया हुआ था। आइए आज कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ मैं आ गया हूँ। तो आइए आज का देखते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा दोस्तों ध्यान से। आज का क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया आपको, 14 नंबर सवाल में कहा गया है साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री। साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि ये किसका मान होगा। बात को ध्यान से समझिएगा। ऊपर में भी है साइन और यहाँ पे भी है ये, नीचे भी साइन दे दिया है। क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये उजरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। किसी एक को आप चेंज करिए। साइन को हम चेंज कर लेते हैं कॉस के अंदर, तो कॉस साइन 90 माइनस 61 डिग्री। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। आधे लड़के वन आंसर करके आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए समझते हैं आगे। साइन 90 माइनस 61 हो जाएगा तो कॉस ये 29 डिग्री आएगा। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 29 होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 90 में से कितना हम घटाएं कि 61 आए, 29। तो ये कॉस 29 डिग्री हो जाएगा। अब बाटा में साइन 29 डिग्री हो जाएगा। अर्थात दोस्तों जो आंसर निकल जाएगा, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन फॉर्मूला होता है कॉट, जो कि हो जाएगा कॉट कितना डिग्री दोस्तों, 29 डिग्री। ये क्वेश्चन का आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। इसमें दोस्तों ये कॉट 29 डिग्री तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन tan 61 और tan 29 दिया है, तो कॉट में देता तो कॉट 29 होता। आइए देखते हैं हम लोग अगर tan में चेंज करें इसको तो कैसे होगा। तो साइन ऊपर को नीचे वाले को चेंज किया गया, साइन 61 सेकंड मेथड दोस्तों, ये फर्स्ट वाला था। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग को लगाने वाला पॉइंट, सेकंड मेथड। ध्यान दीजिएगा, इसका एक भी सवाल आपको बता ही दिया गया है कि पेपर 18 के कोई भी सवाल अपने आप में ऐसा नहीं है कि वो आसान दिया हुआ अपने हिसाब से, वो बहुत ही हार्ड पेपर शिफ्ट में क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो साइन 61 को जो कहते हैं छोड़ दीजिए, बाटा में साइन को चेंज करिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन 90 माइनस 61 डिग्री हो जाएगा बराबर साइन 61 डिग्री। बाटा में देखिएगा साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस, तो कॉस 61 डिग्री हो जाएगा। तो साइन बटा कॉस क्या होता है दोस्तों, tan 61 डिग्री, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ये आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल दोस्तों, ध्यान रखना। बाकी तो और सब क्वेश्चंस में आते हैं साइन बटा कॉस, कॉस बटा सेक, इस तरीके से चेंज कर करके, जो कि आंसर एक होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन एक रहेगा ऑप्शन में, लेकिन करना नहीं होगा वो, जो कि गलत हो जाएगा। आपके सामने दिख रहा है दोनों तरीके से, कॉट 29 रहे तो कॉट 29 आंसर करेंगे, और tan 61 रहेगा तो tan 61 आंसर होगा। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, दोनों मेथड में हमने समझा दिया हुआ है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया आपसे 4x1 x2 x3 और 28 ये एपी में है। एपी में है तो x3 का मान क्या होगा, एपी में है तो x3 कितना के बराबर में आएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा क्या दिया आपको, प्रथम पद दे दिया a का मान, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पांचवा। तो पांचवा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, a5, ये a1 है। तो a का मान तो 4 आ गया, और a5 को क्या कह सकते हैं, a प्लस 4d, क्या कह सकते हैं, a प्लस 4d। a का मान रहेगा 4, 4d जो कहते हैं, और a5 का मान 28। इसको इधर चेंज करिए, 28 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा। तो d का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 बटा 4, पट के आंसर आएगा। d का मान तो 6 आ गया, लेकिन आपसे पूछा है x3 का मान, तो x3 कितने पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद है। तो चौथा पद के लिए क्या आता है दोस्तों, a4। x3 को a4 कहेंगे तो a4 का मान क्या आएगा, a प्लस 3d, जो कि इसमें a का मान दिया है 4 और 3d का मान कितना दिया है 6। तो 6 18 और 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, 22, जो कि आपके क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन सवाल इसमें डाले गए हैं दोस्तों। सब क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है आपको। आइए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। आप कम से कम 2 से 3 बार इन चीजों को देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। इसमें कहेगा सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छा सवाल है। किसी एक को आप इसमें चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा,
सेक जो 70 होगा वो किसके बराबर आता है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक 20 डिग्री आ जाएगा इंटू साइन 20 डिग्री, प्लस किसी एक को चेंज करिए, कॉस और कॉसेक में किसी को चेंज करिए तो ये कितना हो जाएगा, सेक 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेक कॉस को चेंज करते हैं तो दोस्तों साइन में आ जाएगा, कितना जाएगा, साइन 70 डिग्री इंटू ये दोस्तों कॉसेक 70 डिग्री। और आपको ये फॉर्मूला याद है, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो ये भी हो जाएगा 1 दोनों मिलके। ध्यान दीजिएगा इन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। तो दोस्तों ये कट के आ जाएंगे, 1 + 1 कितने के बराबर में आएगा, 2 के बराबर में आएगा। ये फॉर्मूले का क्वेश्चन था, बिल्कुल आप समझ पाए होंगे, ये आसान टाइप का सवाल था। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर सवाल दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। आइए देखते हैं इसको, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइए समझ लेते हैं कैसे बनाना है आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं। दो खंभा है हमारे पास, एक खंभा 11 मीटर का है दोस्तों और एक खंभा 6 मीटर का है। थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन दिमाग लगाना है, बिल्कुल आसान सवाल हो जाएंगे ये 6 मीटर का हो गया और ये 11 मीटर का हो गया, दो खंभे हमारे पास हो गए। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि ये दो 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। देखिए दोस्तों, एक समतल जमीन होगी, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर खड़े हो गए। उसके बाद कहा गया है कि यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है। पादों के बीच का मतलब ये पॉइंट, ये है इसका मिड पॉइंट, जहां ये पाद बिंदु बोलते हैं दोस्तों, जहां ये लगे होते हैं, आधार को ही पाद बिंदु कहा जाता है। ये भी इसका पाद ये हो जाएगा, इसका पाद बिंदु ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है दोस्तों, 12 मीटर। तो ये बीच की दूरी 12 मीटर दिया हुआ है, तो ये पूछा गया आपसे कि उनके सिरों के बीच की दूरी। तो दोस्तों दोनों का सिरा देख लीजिए, पहला सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि गैपिंग यहाँ पे इन दोनों खंभों के बीच की दूरी यहाँ पे यदि गैपिंग 12 मीटर की है, तो ऊपर भी जाएंगे तो 12 ही मीटर का होगा गैपिंग। यानी कि जितना 6 मीटर ऊंचाई तक हम लोग गए हुए हैं, तो इसकी गैपिंग कितनी रही होगी, 12 मीटर की गैपिंग रही होगी। यानी कि बीच की दूरी हमेशा कितने मीटर की रहने वाली है, 12 मीटर की रहने वाली है। बात आ गया होगा समझ में अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिए आगे, ये कंप्लीट पूरा ऊंचाई बड़ा वाला खंबे का 11 मीटर है, जिसमें से 6 मीटर तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से नीचे तो 6 मीटर के बराबर में आ जाएगा ना दोस्तों। बात को समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। यदि 6 मीटर की लंबाई यहाँ पे है इसकी, तो यहाँ पे भी इसकी लंबाई 6 मीटर की होगी। और 6 मीटर से ऊपर अब जाएंगे तो दोस्तों ये कितने मीटर का बचेगा, 11 मीटर में से तो ये 6 मीटर खा गया, तो ऊपर में कितना आएगा, 5 मीटर। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। 6 मीटर इधर का, तो 6 मीटर इधर भी कवर करेगा। बीच की दूरी 12 मीटर नीचे, तो यहाँ पे भी 12 मीटर कवर करेगा दूरी। आप पूछ रहे शीर्षों की बीच की दूरी, तो अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री का कोण। और आपको पता है कि 90 डिग्री की इस वाले शेप को हम लोग लंब बोलते हैं, नीचे वाला पॉइंट को आधार बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ण। तो आप कर्ण निकाल दीजिए, जो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 144 जोड़ेंगे दोस्तों तो 169 आ जाएगा, जो कि कितने मीटर के बराबर आएगा। तो इन सिरों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 13 मीटर, जो कि आपके सवाल का क्या है, उत्तर है। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन ये 2 नंबर में भी दे सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, मध्य बिंदु निकालना है आपको। एक रेखाखंड दिया गया है, इसके 2 नियम दिए गए हैं आपको, ए और बी, और इसका मिड पॉइंट निकालना है। मान चलते हैं वो पी है। ए का मान दिया है दोस्तों 2, -4, और उसके बाद बी को दिया हुआ है 4, -2। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जब 2 नियामक दिए गए हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों ध्यान रखिएगा, x1 + x2/2 x के लिए, और y के लिए y1 + y2/2। और आपको ये पता है, कितनी बार मैं बता चुका हूं कि a का मान जो होता है वो x1 y1 का होगा, और जो दूसरा मान होगा वो x2 और y2 का होगा। जोड़ दीजिए, x का मान निकालने के लिए आएगा ये 2 + 4/2, और यहाँ पे आएगा -4 और प्लस माइनस का 2/2। इसका आंसर इधर निकाल देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऊपर में। तो ये 2 + 4 जोड़ेंगे तो 6/2 हो जाएगा,
और ये देखिएगा -4 -2 कितना हो जाएगा, -6/2 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये आंसर निकल कर जाएगा 3, ये हो जाएगा -3। तो 3, -3 जो कि है मध्य बिंदु का दोस्तों क्या हो जाएगा, नियमक हो जाएगा। पी का मान आएगा 3, -3, यही मध्य बिंदु का पॉइंट था। आशा करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल आसान सवाल था, आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर सवाल में दोस्तों दिया गया है, ये भी थोड़ा समय लगने वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोगों को ध्यान रखिएगा कैसे किस प्रकार से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसमें क्वेश्चन है कि x² + x + a बराबर में 0 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है bx² + bx + 3 बराबर का 0। इसमें कहा गया आपसे इसका मूल हो x बराबर 1 दिया गया दोस्तों, ध्यान रखना। ऊपर में x बराबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। पूछा है ab का मान क्या होगा। ab का मान क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। जहां जहां x है वहां पे 1 भर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर + 1 + a, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 + a बराबर 0। a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस कर दो, a का मान निकल लिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे x का मान 1 लेना है, तो यहाँ पे भी x का मान 1 होगा, तो b × 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे भी b रहेगा, प्लस का 3 रहेगा, बराबर का 0। तो ये कितना आएगा, 2b बराबर -3। तो b का मान क्या आ जाएगा, -3/2। क्वेश्चन पूछा है a × b, तो -2 ab बराबर -2 × -3/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो -1 × 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, ab का मान प्लस का 3 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आपका क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से आपको निकालना है। ab का मान पूछा हुआ था इसमें, ab का मान कितना आया दोस्तों, 3 आया। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, एक बहुत बेहतरीन सवाल। आइए चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपका है 20 नंबर सवाल दोस्तों, बिल्कुल आसान है। 20 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया कौन अपरिमेय है। अब परिमेय और पूर्णांक छांटना है, तो 4 - √3, इसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों एक धांसू ट्रिक, जिस संख्या का, चाहे जिस रूट का, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना निकले, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो 4 - √3 क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 - √3 क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। आपका अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 देखिएगा। 21 में कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, जिसमें AC बराबर BC है और AB² बराबर 2AC² है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया C का मान क्या होगा। एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज सबसे पहले हमने बनाया ABC A, इसमें कहा गया है C समकोण है, नहीं C समकोण नहीं है दोस्तों, बोला गया है AC बराबर BC के, AC बराबर BC के, ये AC बराबर है BC के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। AC बराबर BC है और AB² बराबर 2AC²। AB² बराबर ये AC, ये भी AC हो जाएगा, तो AC², बिल्कुल सर दोस्तों ये C पे समकोण बनाएगा कोण। तो क्वेश्चन पूछा है C का मान ही क्या होगा, तो AB² बराबर, क्योंकि ये बड़ा भुजा हो गया, AB एक बड़ा भुजा हो गया, ध्यान दीजिएगा। AB बड़ी भुजा है और आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों कि बड़े भुजा का स्क्वायर AB² बराबर AC² + BC²। और AB² को अगर देखें ये दोनों बराबर है, तो क्या AC² क्या BC², BC भी AC क्या रूप ले लेगा, अर्थात हम कह सकते हैं AB² बराबर 2AC² हो जाएगा दोस्तों। ये ध्यान रखना, 2AC² जब हो जाएगा तो 2AC² में कौन सा कोण समकोण बन रहा है, C का मान पूछा है। तो कोण C कितने डिग्री का होना चाहिए, इसमें 90 डिग्री का होना चाहिए, तब आपका आंसर ही कंप्लीट फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो आप समझ पाए होंगे इसी तरीके से हमने किस तरीके से लाया। BC के जगह पे दोस्तों तब दोनों बराबर है, AC BC, तो BC को AC लिखा जा सकता है और AC को BC लिखा जा सकता है, दोनों तरीके से। तो हमने AC को 2 बार लिख दिया
और ये 2ac स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ab स्क्वायर। तो c का मान पूछा था, तो c कितने डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों? 90 डिग्री का। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आइए समझते हैं अगला सवाल। 21 था दोस्तों, आइए 22 पे चलते हैं। 22 नंबर सवाल में कहा गया है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल पूछ दिया। आपको कितनी बार बता चुके हैं कि भुजा का जब भी अनुपात दे और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का अनुपात आपका कितना है? 3:5। तो इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं थी, केवल स्क्वायर करके आंसर लिखना था, अर्थात आपका आंसर जो निकल गया 9:25। ये आपके क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दोस्तों। 23 एक अच्छा सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो पूछा है अल्फा बीटा इसके शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? आइए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसके शून्यक, तो आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। हल कर लीजिए। नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। ऊपर में आएगा माइनस b/a, नीचे में आएगा c/a, क्योंकि हमने इसको बताया हुआ है आपको कि मूलों का योग क्या होता है? माइनस b/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर के पहले का मान जो होता है a होता है, x के पहले का मान b होता है और अचर संख्या पे c होता है, और इन सभी का मान एक ही -1 दिया हुआ है, तो माइनस b। तो माइनस इंटू माइनस का 1, a का मान भी 1 ही है, यहाँ पे दोनों 1 है, 1/1 सब दोस्तों 1/1 आ रहा है, तो अर्थात आंसर क्या निकल के आएगा? सब दोस्तों आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 1। यही आपके क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है -3 और -3, ये चतुर्थांश वाले क्वेश्चन आ गए दोस्तों। आपको पता है, अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ भी है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को देख के आप लोग आइए, आप लोगों को इतना फायदा हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक एक पॉइंट को मैंने उसमें कवर किया हुआ है। और ये जो नई सीरीज चल रही है जरूर दोस्तों इसको अंत तक आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों माइनस माइनस पूछा है, -3 और क्या पूछा है? -3। तो ये दोस्तों किस चतुर्थांश में चल जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में चल जाएगा। आपका आंसर निकल के आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश। दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर सवाल दोस्तों, ये आपसे परीक्षा से पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 20 टिकट हैं जिन पर क्रमशः 1, 2 और 3 तक डॉट डॉट 20 तक लिखी गई संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 20 तक की संख्या आपको लिखी गई है। इसमें कहा गया है एक टिकट यात्री से, मतलब यात्री से का अर्थ ये होता है दोस्तों कि आपका आंख बंद कर लिया गया है या फिर आपको आंख को ढक लिया गया है। बताया समझ में? तो आपके आंखों को ढककर और झोले में आपका हाथ डाला गया और उसमें से एक मतलब अंक को निकालने के लिए बोला गया। तो बिना देखे किसी अंक को निकालने को यादृच्छिया बोला जाता है दोस्तों। अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। इसमें कहा रहा है कि उसको यादृच्छिया टिकट एक निकाला गया, इस टिकट पर 5 का गुणा जाने की क्या प्रक्रिया हो सकती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो देखेंगे कि कितनी घटनाएं हो सकती हैं। तो घटनाओं की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? यहाँ पे घटनाओं की संख्या 20 है। इसमें कहा गया 5 का गुणज होना चाहिए वो, तो उसको दोस्तों हम एविडेंस बोलते हैं। 5 के गुणज इसमें 1 से लेकर 20 तक में कितने हैं? तो जो 5 से कटेगा वही 5 का गुणज कहलाएगा। तो पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20 हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितने 5 के गुणज है? तो 5 के गुणज 1 से लेकर 20 तक में जाएंगे तो 4 गुणज आपको दिखाई दे रहे हैं, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। तो ये 20 जो है, ये 4 जो हमारे पास 5 के गुणज मिले हुए हैं, ये तो घटी हुई घटना है और टोटल घटनाएं हमारे पास 20 थी। अर्थात हमारा जो प्रयिकता निकल के आएगा दोस्तों, तो प्रयिकता बराबर हो जाता है NE/NS। प्रयिकता बराबर NE/NS, जो कि आपका NE का मान कितना है 4 और NS टोटल कितना था दोस्तों 20। कटेंगे आंसर कितने आ जाएंगे 1/5। यही आपके क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? उत्तर है। तो मैथ की सीरीज को दोस्तों हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास हमारी मैथ की यहीं तक रहेगी। अब हम लोग कुछ साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके क्वेश्चन साइड में दिख रहे हैं।
आप लोग अच्छी तरीके से इन सीरीजों को कंप्लीट करिए। आज हमने मिक्स क्लास को लिया हुआ है, मैथ का भी सीरीज इसमें चल रहा है और साइंस का भी सीरीज चल रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं साइंस के आपके क्या क्या सवाल बने हुए हैं। तो आइए दोस्तों, साइंस के हमने 15 सवालों को आज चुना हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे मेरा पहला सवाल क्या है और आप लोग क्या चीज़ों को नए तरीके से सीख पाते हैं और याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी चीज़ें। आइए समझाते हैं आप लोगों को, सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन में कहा गया विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्यूज का काम होता है कि यदि धारा का मान अगर बढ़ जाए, परिपथ में यदि धारा का मान बढ़े तो ये फ्यूज क्या हो जाते हैं दोस्तों, गल जाते हैं। ये गले क्यों? क्योंकि ये उष्मा ज्यादा पा गए, तो उष्मा ज्यादा मिला इसको, इसी के चलते ये पिघल गया। धारा का मान ज्यादा हुआ, उष्मा ज्यादा मिला, तो ये क्या हो गया दोस्तों, पिघल गया। अर्थात फ्यूज के यदि कार्य सिद्धांत की बात करें तो दो क्वेश्चन फ्यूज से आते हैं। फ्यूज का दोस्तों ध्यान रखना, फ्यूज का मतलब अगर सिद्धांत की अगर बात करा जाए तो क्या होता है, इसकी प्रतिरोध उच्च होती है और गलनांक निम्न होते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, दोस्तों ध्यान रखिएगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होते हैं इसके। और ये फ्यूज, इसका अगर सिद्धांत की बात करेगा, सिद्धांत पे काम करता है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है दोस्तों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। बात को समझ पाए होंगे। ऊष्मीय प्रभाव हमने क्यों कहा, क्योंकि ऊष्मा को पाकर ये गल जाता है और ये बनता किस चीज से है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है दोस्तों, ध्यान रखना, सीसा और टीन, पीबी और एसएन का मिश्रण होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। फ्यूज का तार बोलते हैं किस चीज का बना होता है, तो सीसा और टीन से बना होता है। और विद्युत बल्ब का यदि बात करें फिलामेंट की, तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है दोस्तों वो बनता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बनेगा दोस्तों, टंगस्टन का बनता है। और हीटर की कुंडली, यही 3 सवाल आते हैं पेपर से पूछे गए सवाल, ये लगातार आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। हीटर की कुंडली जो बनती है नाइक्रोम की बनती है। नाइक्रोम हीटर भी करता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज भी काम करता है और हीटर भी काम करता है, इस्त्री भी काम करता है, ध्यान रखिएगा। इस्त्री भी इसी का काम करता है, इस्त्री में क्योंकि हीटर लगे होते हैं, क्योंकि इस्त्री जो होता है कपड़ा प्रेस करने वाला, वो चीजें। आइए समझते हैं आगे, अगले सवाल को समझते हैं हम लोग। इसमें चुंबकीय प्रभाव दिया है दोस्तों, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन चुंबकीय प्रभाव से आएगा विद्युत घंटी के बारे में। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है, तो वो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, ध्यान रखिएगा। विद्युत घंटी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं आगे। आपका जो दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पहला सवाल कंप्लीट होता है आपका। यहाँ पे दूसरा सवाल आपका है। दूसरा सवाल में कहा गया किसी कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोध को क्या करते हैं, आर बराबर होता है V बटा आई। ये आया कहां से दोस्तों, ओम के नियम से। कहां से आया, ओम के नियम से, क्योंकि धारा, विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध ओम के नियम से ही प्राप्त की जाती है। अर्थात इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एग्जैक्ट V बराबर आई आर। 3 फॉर्मूले होते हैं और यही तीनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। आर बराबर V बटा आई, V बराबर आई आर और आई बराबर V बटा आर। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 फॉर्मूले पेपर में लगातार आते हैं और इन्हीं में से पूछेगा निम्न में से कौन ओम का नियम को दर्शाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा, चाहे इन तीनों में से कोई भी रहे तो वो सब आंसर सही है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया बैटरी से आप किस प्रकार की धारा निकालेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है दोस्तों, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दिष्ट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, बात को समझ पाए होंगे। और प्रतिवर्ती धारा, जो बिजली वाला जो धारा आती है उसको हम लोग प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, एसी, वो ट्रांसफार्मर से प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन पूछा गया दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण। तो अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण लगता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण लगेगा दोस्तों। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण लगता है। दाढ़ी बनाने में आ जाएगा आंख, कान, नाक, गले की जांच, आंख, कान, नाक, गला, इन सभी की जांच के लिए आता है दोस्तों। और आता है
अवतल दर्पण और किसका काम में आ जाएगा? लाइट के सर्च लाइट में, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होते हैं इसके लिए आ जाता है, सर्च लाइट में आता है, ध्यान रखिएगा। सौर भट्ठी में इसका प्रयोग कर दिया जाता है, सौर भट्ठी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, देखते हैं हम लोग। इसमें उत्तल दर्पण पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। साइड पॉइंट उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उत्तल दर्पण जो है इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में, उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों साइड मिरर के रूप में, उत्तल दर्पण का उपयोग किस रूप में? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों कहाँ? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। समतल दर्पण का उपयोग, ध्यान रखिएगा, दो चीजें। समतल दर्पण का भी उपयोग समझ लीजिए दोस्तों। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप। ये क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया जाता है, हालांकि समतल दर्पण का उपयोग अभी आया नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल दोस्तों पूछा गया है विभवांतर का एसआई मात्रक। आइए समझ लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 5 नंबर में, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का दोस्तों वोल्ट होता है। ऑप्शन में क्या क्या चीजें और हैं देख लेते हैं। एम्पियर किसका होता है दोस्तों? तो ये विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर हो जाएगा। और क्या है दोस्तों ऑप्शन में? ऑप्शन में और दिया है वोल्ट। वोल्ट अभी विभवांतर का हमने लिख दिया हुआ है। और ऑप्शन में कूलॉम है जो दोस्तों आवेश का होता है। आवेश का क्या होता है? कूलॉम। आवेश का क्या हो जाएगा ऐसे मात्रक? कूलॉम हो जाएगा। वाट दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शक्ति का होता है। विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा और दोस्तों? वाट हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया। विभवांतर का एसआई मात्रक पूछेगा वोल्ट, विद्युत धारा का पूछेगा एम्पियर, उसके बाद आवेश का पूछेगा कूलॉम, उसके बाद विद्युत शक्ति का पूछेगा तो वाट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपका अगला सवाल पूछा गया प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन पूछे, प्रकाश का अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन पूछे, दोनों के दो नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा? V बराबर I इंटू R। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 V बराबर, ध्यान रखिएगा। विभवांतर कहते किसको हैं? तो इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो दोस्तों कार्य, अगर वोल्ट यहाँ पे विभवांतर की बात करें, क्वेश्चन में कहा गया है क्या पूछा है? 1 वोल्ट। वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट दोस्तों होता है 1 जूल बटा 1 कूलॉम। क्योंकि अभी हमने आपको समझाया कि 1 वोल्ट को यदि परिभाषित करना हो तो हमने क्या कहा? यदि 1 कूलॉम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य हो रहा हो तो उसमें उत्पन्न विभवांतर का मान दोस्तों 1 वोल्ट होता है। आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। आइए चलते हैं अगला सवाल। आपसे पूछा गया 1 जूल बटा 1 कूलॉम किसका होता है? तो इसी का होता है 1 जूल बटा 1 कूलॉम। जूल प्रति सेकंड दोस्तों क्या होता है? तो आप समझ पाइएगा, वो विद्युत शक्ति का होता है। 1 वाट बराबर की अगर बात करता है तो वो 1 जूल बटा 1 सेकंड हो जाएगा। क्योंकि आप समझ पाए होंगे कि शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो दर समय के सापेक्ष में लिया जाता है। तो 1 जूल बटा 1 सेकंड 1 वाट के बराबर हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलॉम हो जाएंगी। उसके बाद जूल प्रति एम्पियर होता है दोस्तों प्रतिरोध का, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 8 नंबर सवाल में दोस्तों ध्यान रखिएगा। श्वसन जो है एक उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। श्वसन कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया है। इसमें दिया नहीं है, उपचयन दिया है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों 9 नंबर में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि सबसे सर्वोत्तम चालक धातु कौन होता है? दोस्तों चांदी के अलावा और उसमें कुछ है नहीं, और यही क्वेश्चन का अभी तक का आंसर हुआ है, तो आप लोग भी इसका आंसर चांदी मानेंगे।
सर्वोत्तम, सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन सा होता है? ध्यान रखेंगे, सर्वोत्तम सुचालक धातु की अगर बात करें तो वो होता है चांदी। संकेत होता है Ag। ध्यान रखिएगा, अगर ये ना रहे तो सोना हो सकता है, और वो नहीं रहे तो तांबा हो सकता है, वो न रहे तो अल्युमिनियम हो सकता है, लेकिन सर्वोत्तम में आएगा तो वो चांदी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी से 2 क्वेश्चन यहाँ से, ये जो भी हमने अभी समझाया हुआ है देखेंगे ध्यान से आप लोग। आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के 2 चीजें आती हैं, एक आता है उदग्र स्तंभ, एक आता है उदग्र स्तंभों को डैश, इसके बाद पूछेगा क्षैतिज कतारों को, क्षैतिज कतारों को। ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट। दोस्तों उदग्र स्तंभ जो इस तरीके से दिए गए हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, और ये जो इस तरीके से लाइन दिए गए हैं इसको बोलते हैं आवर्त। ये 2 क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं, जो कि इसकी संख्या 18 है आधुनिक के आवर्त सारणी की बात करें, और क्षैतिज कतारों की संख्या दोस्तों होती है 7, जिसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से, उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं तो वर्ग कहते हैं, और क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं तो आवर्त कहते हैं, और वर्गों की संख्या कितनी तो 18, और आवर्तों की संख्या कितनी तो 7। ये 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हुए। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है कि इसमें कौन उपधातु है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, Sb इसका जो है उपधातु है, Sb इसमें उपधातु है दोस्तों। सिलिकॉन जर्मेनियम हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी चीजें दोस्तों उपधातु हैं। ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आता है। सिलिका से भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। सिलिका एक उपधातु है। सिलिका क्या है दोस्तों? सिलिका उपधातु है, सिलिकॉन से ही बना होता है वो, तो सिलिका भी उपधातु है। ये 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, Sb वाला और Si वाला। सिलिका का फॉर्मूला कभी कभी SiO2 आता है, ध्यान रखिएगा, SiO2। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, पीतल क्या है? पीतल आपको पता है दोस्तों कि तांबा और जस्ता से मिल के बनता है, और 2 धातुओं के मेल से जो मिश्रण बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों, ध्यान रखना। पीतल एक क्या है दोस्तों? मिश्र धातु है, और ये पेपर में बहुत बार का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। पीतल किससे किससे मिलकर बना है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। पीतल तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। पीतल किससे बना है? तांबा और जस्ता से मिलकर एक बनी मिश्र धातु है। पहले आपको यही याद रखना है कि पीतल एक मिश्र धातु है जो किसका बना होता है तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। आपका अगला सवाल पूछा गया, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। और अम्लीय विलयन के बारे में मैंने बहुत बार चर्चा किया हुआ है। तो अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन, 3 विलयन होते हैं। उदासीन विलयन, 3 विलयन होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो अम्लीय विलयन की अगर बात करता है तो 7 से कम पीएच मान, 7 से अधिक क्षारीय विलयन का मान, और यहाँ पे उदासीन विलयन का मान 7 के बराबर। उदासीन विलयन का मान कितने के बराबर? 7 के बराबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का मान कितना होता है दोस्तों? 7 के बराबर होता है। चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो एल्केन ग्रुप के जो भी तत्व होते हैं दोस्तों वो सरलतम हाइड्रोकार्बन होते हैं, और सबसे सरलतम की अगर बात करता है तो वो मेथेन होता है, पहला वर्ग। तो मेथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है, और एकलौता यही आंसर होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के पेपर में यही हुआ आंसर। तो मेथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है, केवल याद रख लेना है आपको। तो मेथेन कैसा है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है। और आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए। 15 में कहा गया है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमीबा में कूटपाद पाया जाता है, क्योंकि वो कूटपाद की सहायता से ही वो क्या करता है? अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। अच्छी तरीके से ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए होंगे। तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसी की सहायता से अमीबा अपना भोजन बनाता है।
तो दोस्तों यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। मैथ और साइंस का मिक्स क्लास आज हमने लिया हुआ है। एक बार आप इन सभी चीज़ों को कंप्लीट देखिए, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स मेरे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि मुझे और पता चले कि और क्या कमियां दिखाई दे रही हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।